भाई अब श्री प्रकाश शुक्ला का धीरे धीरे नाम होने लग गया था। जैसा मैंने आपको बताया कि वीरेंद्र शाही का मर्डर करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला का नाम काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होने लगी, मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगा और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसकी अच्छी खासी पहचान होने लगी। और अब वो जाके कहीं ना कहीं मोकामा गैंग से मिल चुका था। अब मोकामा गैंग में सूरज भान सिंह सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। मोकामा उन्हीं का पूरा शहर और बहुत पावरफुल थे। उनके पास काफ़ी AK-47 जो पुरुलिया ड्रॉप केस में पुरुलिया में हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किए गए थे काफ़ी वेपन्स, तो वो जो वेपन्स थे वो तालाब में गिरे थे कहीं, और कहीं ना कहीं से वो पता चल गया था सिर्फ सूरज भान को कि ये तालाब में गिरा है। तो सूरज भान ने वहाँ पे जो गोताखोर है उनको पकड़ के गोताखोर लगाया और उनसे वो सारे AK-47 रिकवर करवा दिया। और वो लेने के बाद जब आ गया तो CRPF के एक बंदे को उसने जो आर्मरर होता है, मतलब कि जो ये इनकी देख रेख करते हैं, गन वगैरह की साफ सफाई और मेंटेनेंस करते हैं, तो उस बंदे का आर्मरर बोलते हैं उसे, तो उसको किडनैप किया। किडनैप करा के पूरा सारे वेपन्स वो मतलब जितने AK-47 थी उसको रनिंग कंडीशन में कराया, सब कुछ होके करा लिया, क्योंकि पानी में पड़े पड़े उसमें जंग वगैरह लग गई थी, तो पूरा क्लियर करा लिया। करीब 1 महीने तक उस बंदे को वो अपने मतलब किडनैप किया था, सारे वेपन्स वगैरह होके कराया। और ये तो इस समय काफ़ी पावरफुल हो चुका था, क्योंकि AK-47 सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि उस समय सूरज भान के पास थी, और सूरज भान से ही उसको AK-47 मिल सकती थी। इसको वेपन्स से बड़ा प्यार था, मतलब पिस्टल वगैरह से बड़ा प्यार था, तो ये सूरज भान के साथ मिल गया था। और सूरज भान को भी ज़रूरत थी श्री प्रकाश शुक्ला की। वजह यह था कि वो रेलवे के टेंडर में हाथ आजमाना चाह रहा था, पर हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की वजह से, क्योंकि ये दोनों पावरफुल थे, दोनों मंत्री थे, मिनिस्टर भी थे और सांसद भी, मतलब विधायक भी थे और बाहुबली भी थे, इस वजह से इनके वजह से सूरज भान सेटल नहीं, मतलब यहाँ पे ठेका नहीं उठा पा रहा था गोरखपुर का। और गोरखपुर के ठेके, मतलब रेलवे के जो ठेके होते हैं काफ़ी पैसा होता है उसमें, और जब आप अपनी मनमर्जी मतलब मनमाफी का आप उसमें टेंडर डालते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। भाई जब आप दूसरे को टेंडर डालने ही नहीं दोगे, तो 2 ही बंदे जो पावरफुल थे, या तो वो श्री प्रकाश उसको वीरेंद्र शाही को मिल जाता था टेंडर, या तो हरशंकर तिवारी को मिलता था। अब यहाँ पे एंट्री करना था इसको कि भाई सूरज भान नज़र लगा के बैठा था। फिर सूरज भान ने कहा कि यार ये ऐसा है कि जब ये श्री प्रकाश शुक्ला से मिल गया तो श्री प्रकाश शुक्ला से मरवा दिया उसने वीरेंद्र शाही को। वीरेंद्र शाही को मारने के बाद से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा श्री प्रकाश शुक्ला का। उसके बाद विवेक श्रीवास्तव का भी हत्या किया उसने। अब ये करने के बाद भाई अब ये था कि श्री प्रकाश शुक्ला को पूरी तरह से अब काफ़ी मर्डर करता जा रहा था, उसने 8-10 मर्डर कर दिए। तो अब उसको ये आया कि यार मुझे गैंग बनाना है, गैंग को आगे बढ़ाना है, तो हमें उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके पीछे हमें हथियार खरीदना है और खर्चे करने हैं, जो भी दुनियादारी करना है, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी। अब पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो टेंडर जो मिलेंगे, ठेके से मिलेंगे, वो अलग है ये, पर ये सब काम करने चलाने के लिए पैसा चाहिए। और पैसे का भाई आनंद ने सलाह दिया कि भाई इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि यदि आप किडनैपिंग करते हो, या उसके दोस्तों ने सलाह दिया कि भाई किडनैपिंग से आप अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हो। तो अब उसने क्या किया, श्री प्रकाश शुक्ला ने 8-10 जो कॉलेज के लड़के थे उनको पेजर दिया। पेजर देने के बाद उनको इन्फॉर्म करता था, मतलब उनको अपना एक तरह से मुखबिर बना लिया, और उन लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई तुम्हें हम जो काम देंगे, नंबर देंगे और डिटेल्स देंगे, उस बंदे की तुम्हें डिटेल निकाल के देनी है। मतलब इसको कहते थे उसकी भाषा में कुंडली निकालना। कुंडली निकालने का मतलब यही हुआ कि भाई हमने आपका नाम नंबर बता दिया कि इस बंदे के बारे में आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के दोगे, ये तुम्हारा काम है। उसके बदले में वो उन लोगों को कुछ पैसे दिए करता था। तो अब वो कुंडली निकालना शुरू कर दिया, हम लोगों की वो इंफॉर्मेशन ले पूरी सॉलिड तरीके से, और फिर उसके ऊपर वो एक्टिव मतलब अपने वर्किंग करे, और फिर बंदे का किडनैप करता था। तो इस तरह से अब कुंडली निकालने के लिए उसने मूलराज अरोरा का नाम लिया। मूलराज अरोरा एक बिल्डर थे और उनको रेलवे के काफ़ी कॉन्टेक्ट भी मिलते थे।
रेलवे के बड़े बड़े कॉन्टेक्ट उनको मिलना, और वहाँ पे जो पहला अपार्टमेंट बनाया था उन्होंने, आशा अपार्टमेंट पार्ट 1, आशा अपार्टमेंट पार्ट 2, ये बड़ी बिल्डिंग बना चुके थे और काफ़ी अच्छे रेट में सेल किया था। तो उसको ये बताया गया कि भाई मूलराज अरोड़ा के पास काफ़ी बड़ा बिल्डर है, बड़ा ठेकेदार है, उसके पास आपको काफ़ी पैसा मिल जाएगा। तो वो पीछे लग गया मूलराज अरोड़ा के। अब मूलराज अरोड़ा की पूरी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू हुआ कि भाई आशा अपार्टमेंट का जो पार्ट 1 है उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये रहता है, और मतलब और बाकी अपना ऑफिस इसका काम करता है। तो इस तरह से अब इसकी पूरी टीम लग गई, इसके जो भी हैं मुखबिर लग गए मूलराज अरोड़ा के पीछे इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मूलराज अरोड़ा का इन्होंने कांटेक्ट नंबर निकाल लिया। अब मूलराज अरोड़ा को श्री प्रकाश शुक्ला ने फ़ोन किया कि भाई मेरे को तुम्हारे भाई तुम बिल्डर हो, तुम ठेकेदार हो, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए तुमसे, और नहीं तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो मूलराज अरोड़ा ने इतना सीरियसली नहीं लिया कि यार ठीक है, ये ऐसे थ्रेट कॉल आते रहते हैं, कोई बात नहीं, आया होगा। तो उसने उस बात को बहुत सीरियस नहीं लिया, उसको मतलब अवॉइड किया। और ये क्या हुआ कि वो फिर मूलराज अरोड़ा 1-2 बार फ़ोन उठाया, उसको इसी तरह की बातें, धमकी, ये वो। तो मूलराज अरोड़ा ने फ़ोन उठाना छोड़ दिया। अब मूलराज अरोड़ा की जगह उनके कॉल को उनकी बेटी उठाने लगी। अब जब उनकी बेटी कॉल उठाए तो 1-2 बार बात किया तो बता दे कि बाहर गए हैं, शाम को मिलेंगे, आगे मिलेंगे, ऐसे वो टाल देती थी। अब श्री प्रकाश शुक्ला तो वो ढीठ आदमी भी बहुत था, तो श्री प्रकाश शुक्ला उनकी बेटी से ही गंदी गंदी बातें और उटपटांग बातें करना शुरू कर दिया। अब इससे परेशान होकर के उसकी बेटी ने भी फ़ोन उठाना छोड़ दिया। अब उसकी जब बेटी फ़ोन ना उठाए तो फ़ोन किसी न किसी को उठाना है, तो उसको फ़ोन उठाने के लिए एक बंदा इन्होंने रख दिया कि जब भी इस तरह के कॉल आएंगे तो वो बंदा फ़ोन उठाएगा, वही फ़ोन उठाता था, बात करता था। मतलब मूलराज अरोड़ा और उनकी बेटी ने दोनों ने बात करना छोड़ दिया। अब ये भाई इसके सारे पैतरे फेल होते जा रहे हैं, यार उसका प्रेशर तो बना ही नहीं पा रहा है। तो अब उसने जब उसका दिमाग खराब हो गया तो अपने बंदों को कहा कि यार इसके ऑफिस की इंफॉर्मेशन निकालो, ये कहाँ मिल सकता है, आज मुझे ये चाहिए और आज ये कहाँ मिल जाएगा। तो भाई अब अपने लोगों को लगा दिया उसके पीछे। तो मूलराज अरोड़ा का पता चला कि भाई वो ऑफिस में मिल जाएगा, 1st फ्लोर में इसका ऑफिस है, और ये इस समय करीब 8:30 बजे का टाइम है, और इस समय ये अपने ऑफिस में बैठा हुआ है 1st फ्लोर पे। ये वो आपको अभी वहाँ पे मिल जाएगा। भाई श्री प्रकाश शुक्ला अपने सुधीर त्रिपाठी और आनंद के साथ वहाँ पे जाके पहुँच गया उसके ऑफिस में मूलराज अरोड़ा के, और जैसे उसके सामने पहुँचा तो पिस्टल ये लोग अपने निकाल लिए, और सुधीर त्रिपाठी और आनंद पांडे ने अपनी पिस्टल निकाली और वो बैग से, जो पिट्ठू बैग में रखे हुए थे, AK-47 निकाल के और मूलराज अरोड़ा के ऊपर तान दिया कि भाई तुम्हें समझाया, बोला, समझ में नहीं आया, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना है, और नहीं तो हम तुम्हें यहीं पे तुम्हारा निपटारा कर देंगे, तो शांति से चलोगे। तो भाई अब मूलराज अरोड़ा भी डर गए और वहाँ से अब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो जब वो तैयार हो गए तो भाई AK-47 निकाल उसने वापस बैग में रखा, अपने पिट्ठू में टांगा और वो लेकर के नीचे आ गया। नीचे जब वो पहुंचा और उसके कमर में पिस्टल सटा दिए, पिस्टल भी अपने श्री प्रकाश तो पिस्टल भी रखता था और वो दोनों ही रखता था, 3 लोग बाकी लोगों ने उसके ऊपर पिस्टल पे उसको गन पॉइंट पे लेकर के नीचे आ गए। अब नीचे आने के बाद एक एम्बेसडर खड़ी थी, उस एम्बेसडर कार में पहले लाल बत्ती लगा के वो लोग आए थे, और फिर वो लाल बत्ती हटा के एक नीली बत्ती लगा दी, और उसके बाद ड्राइवर बैठा जो कि वो धीरेन्द्र सिंह था। तो ड्राइवर के साथ श्री प्रकाश शुक्ला, और पीछे दोनों बैठे सुधीर त्रिपाठी और आनंद पांडे, बीच में मूलराज अरोड़ा को लेकर के वो बैठ गए। और आगे जब चलने लगे तो जबकि लोगों ने गाड़ी में डिस्कस भी किया कि सर ये नीली बत्ती देख के कोई गाड़ी ना रोके और ये वो ना हो, तो उसने बताया क्योंकि पुलिस वालों का काफ़ी अच्छे से वो एनालिसिस कर चुका था, तो वो समझता था उनके काम करने का तरीका कैसा क्या है। तो उसने कहा कि यार ये लाल बत्ती और नीली बत्ती को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती है, और ये रोकेंगे नहीं क्योंकि अपनी नौकरी हर किसी को बचानी होती है, तो पुलिस वाले इन गाड़ियों से पंगा नहीं लेते हैं। तो भाई यही हुआ, जिस बैरिकेड पे जहाँ पे पुलिस ने अपनी चेकिंग लगा रखी थी, जैसे भाई नीली बत्ती देखते थे वो लोग बैरिकेड खोल देते थे, और वो आगे जाता जा रहा था, बाराबंकी होते हुए वो निकल के सीधे वो मोकामा पहुँच गया। मोकामा पहुँचने के बाद वो सूरज भान के पास पहुँचा और बोला
कि भाई ये दादा इसको संभाल के रखना है और ये अच्छी मोटी पकड़ है, इसमें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे, तो इसका ख्याल रखना है ध्यान से, जिम्मेदारी के साथ। तो अब इधर भाई ठीक है, अब नेगोशिएशन होने लगी, उसके सामने ही घर में फ़ोन लगाया, बेटी को पटांग बोला, सबको पटांग बोला। ये 3-4 दिन वो चलता रहा। तो पहले मूलराज अरोड़ा यही करते रहे कि पैसा नहीं है, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हमारे पास बचत नहीं हुई, और वो दुनिया भर की बताएंगे सारे, तेरा ये अपार्टमेंट, तेरा वो, तुम्हें दुनिया भर का। और जब ये मूलराज अरोड़ा की समझ में आ गया कि भाई अब हम बचने वाले नहीं हैं, हमें पैसे देने ही पड़ेंगे, तो मूलराज अरोड़ा ने कहा शिव प्रकाश से कि भाई आप मेरे भाई से बात करा दो, तो मैं आपका कुछ करता हूँ इंतज़ाम। तो भाई से बात किया और इधर वो नेगोशिएट करता रहा। तो नेगोशिएट करते करते बात तय हुई कि भाई 50 लाख यदि दे देते हो तो तुम अभी हम छोड़ देंगे, और बाकी का वो 50 लाख रुपए तुम जाने के बाद दे देना। सोचिए कितनी हिम्मत रखता है बंदा कि उसको कोई वो टेंशन नहीं है कि यदि तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें पैसा देना होगा, नहीं तुम यहाँ से जाने के बाद भी पुलिस और प्रोटेक्शन है, कुछ भी काम नहीं आने वाला, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और जब तुम्हारा अंजाम है वो हम पहुँचा देंगे, तो तुम्हारा निपटारा करना हम कर देंगे। तो उसने कहा ठीक है 50 लाख रुपए तुम दो और फिर उसके बाद तुम जा सकते हो, फिर अगली इंतज़ाम बाद में कर देना। तो भाई उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया मूलराज अरोड़ा ने, और उनके भाई ने 50 लाख रुपए का इंतज़ाम किया, और मोकामा गैंग के थ्रू रेलवे स्टेशन में 50 लाख रुपए वो मोकामा गैंग तक पहुंचा दिया गया। ये पहुंचाने के बाद अब जब पैसा मिल गया तो शिव प्रकाश शुक्ला ने मूलराज अरोड़ा से कहा कि भाई देखो, अब हम तुम्हें यहाँ से छोड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ने के बाद हमें तुम कुछ चीज़ें तुम्हें बताए देते हैं जो तुम्हारे साथ होने वाली है, उस चीज़ का तुम विशेष ध्यान रखना। भाई अब पुलिस वाले आएंगे, पुलिस के ऑफिसर्स आएंगे, अधिकारी आएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे, वो हर चीज़ खोद खोद के पूछेंगे कहाँ ले जाया गया, कौन ले गया था, कैसा था, क्या है। और यदि तुमने कुछ बताया तो देखो जो तुम बताओगे, पुलिस में हमारे बंदे भी हैं और पूरा हमारी सेटिंग है। अब तुमने देख लिया कि रास्ते पर लोग हमें सलूट मार रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम क्या चीज़ हैं। और यदि तुमने जरा से भी कुछ हमारी तरफ कोई इशारा किया या मोकामा की तरफ कोई इशारा किया तो सोच लो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, हमें खबर मिलेगी और उसके बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा अंदाज़ा लगा सकते हो तुम। तो यही हुआ, अच्छे से समझा के, और ये भी समझा दिया कि भाई तुम्हें 50 लाख रुपए तैयार करके रखना है और उसके बाद इंतजाम करके तुम्हें हम तक पहुंचाना है, ये याद रखना, भूलना मत, क्योंकि हम छोड़ तुम्हें इसी शर्त पे रहेंगे। ठीक है, मूलराज अरोड़ा को छोड़ दिया गया। मूलराज अरोड़ा आ गए। आपका वही हुआ जो होना था कि भाई पुलिस प्रशासन अधिकारी जो के आके पूरी अपनी एफर्ट लगा दी मूलराज अरोड़ा को कि भाई कहाँ ले गया, कौन ले गया, कैसा ले गया, क्या काटी थी। लेकिन मूलराज अरोड़ा को ये अच्छे समझ में आ गया था कि भाई वो उसके बारे में यदि कुछ बताते हैं तो ये मुसीबत में फंसेंगे और कुछ होने वाला नहीं है, तो वो उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। तो वो उल्टी सीधी बात बताने लगे। उन्होंने कह दिया कि भाई ये हमें दिल्ली लेकर के गए थे, वहाँ रखे थे और ये सारा कुछ बता दिए, कुछ भी बताया नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली। लेकिन अब इसी बीच हफ्ते 15 दिन बाद शिव प्रकाश शुक्ला का फिर से फ़ोन आया, और जब फ़ोन आया तो मूलराज अरोड़ा की बेटी ने फ़ोन उठाया। अब पूरा घर डर चुका था, तो वो बोला कि भाई मैं मूलराज अरोड़ा से मेरी बात करा दो। वो बात किए तो बताया कि भाई क्या हुआ, तो पूछा गया होगा ये वो, मैं जानता हूँ। और बोला ये भी कि भाई मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारे इसको फ़ोन नंबर को अब सर्विलांस पे डाल दिया गया होगा और ये कॉल ये लोग कहीं ना कहीं से सुन रहे होंगे, ये इसमें वो क्लियर है, लेकिन तुम्हें बताना नहीं है कुछ भी। यदि तुम बताए तो तुम समझते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, और अपना वादा मत भूलना। 50 लाख रुपए तुम्हें देने हैं और 50 लाख रुपए तुम हमें दोगे, वो तुम देख लो कब दोगे, कैसे दोगे, नहीं तो हम तुम्हारा अंजाम फिर करेंगे, तो हम तुम्हें फिर से उठा लाएंगे। अब भाई यही होता रहा, वो बताए तो नहीं, कुछ नहीं बताए। लेकिन अब इधर पुलिस वालों को थोड़ा सा, चूँकि सर्विलांस पे था ही, तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब पुलिस फिर उनके पीछे लगी मूलराज अरोड़ा के कि भाई तुम बता नहीं रहे हो, तुम्हें कहाँ ले गए थे। तो फिर उसने थोड़ा सा घुमाया कि हाँ वो मुझे पटना की तरफ ले गए थे और ये वो, लेकिन वो बताया कुछ भी नहीं, मतलब खास इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिली। अब जब इधर जब ये बात हुई तो समझ में आ गया कि भाई ये ऐसा ऐसा तो हुआ है। अब ये लेकिन वो थ्रेड कॉल फिर भी आना जारी रहा, और वो मूलराज अरोड़ा को कॉल करता ही रहा कि भाई 50 लाख रुपए तुम्हें और देने हैं, तुम यहाँ से प्रॉमिस करके गए हो, इसी शर्त पे तुम्हें छोड़ा गया था, नहीं तो तुम्हारा निपटारा होना तय है।
तो मूलराज अरोरा को भाई अब ये परेशान हो गए कि यार इससे ज़्यादा पैसा देना नहीं चाह रहे थे। तो मूलराज अरोरा ने कहा कि भाई ये देखो, यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम कोई बड़े बिजनेसमैन को क्यों नहीं पकड़ते हो? यदि उन्हें पकड़ लो तो तुम 50 लाख के चक्कर में पड़ोगे, तो तुम्हें 5 करोड़ भी दे सकते हैं, 10 करोड़ भी दे सकते हैं, बड़े अमाउंट दे देंगे। तो उसने कहा कि हाँ यदि ऐसा है तो मेरे को बताओ नाम। तो उसने 3 व्यापारियों का नाम बताया, जिसमें एक मेडिकल का व्यापारी, जिसमें आप कह सकते हो के रस्तोगी, और एक टाइल्स का बड़ा व्यापारी, और एक और बड़ा ठेकेदार। 3 लोगों का नाम बताया। तो शिव प्रकाश शुक्ला ने कहा कि ठीक है, हम इनकी कुंडली निकालते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, यदि इनसे पैसा मिल गया तब तो हम तुम्हें बख्श देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इनसे पैसा नहीं मिला तो बाकी रेस्ट अमाउंट तुम्हें 50 लाख रुपए देने ही होंगे, ये फाइनल है। तो ठीक है, अब वो निकल गया तो अपनी रेकी करने लगे, और इधर वो अपने अगली तैयारी में लग गया, और उसको समझ में आ गया कि यार और बड़े नाम मिल गए, तो उनके पीछे उनकी कुंडली निकालने लग गया। इधर अब मूलराज अरोरा को थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ा सा इनकी तरफ से उसका ध्यान हटा, तो मूलराज अरोरा परेशान हो ही चुके थे। वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए दिल्ली में, और वो दिल्ली में ही रहने लग गए। तो किसी तरह मूलराज अरोरा का यहाँ से पीछा छूटा, और शिव प्रकाश शुक्ला अपने नए टारगेट के पीछे लग गया। तो दोस्तों अभी आज के लिए सिर्फ मूलराज अरोरा तक ही रखते हैं कहानी को। कल आपको के रस्तोगी का जो अपहरण हुआ, के रस्तोगी बड़े व्यवसायी थे, मेडिकल के बड़े व्यवसायी थे और होलसेलर थे, बड़ा पैसा था उनके पास। तो के रस्तोगी का अपहरण, उनके बेटे का अपहरण, और फिर उससे कैसे पैसा वसूले और कैसे उसको 2 काम एक साथ लेकर के कितना रिस्की तरीके से और क्या काम कर सकता है शिव प्रकाश, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो कल के रस्तोगी की स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों, राधे राधे।